What's up students? Myself Kushagar and welcome back to your channel जिज्ञासा क्लास। भाई आज की क्लास में हम अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 4 विच इज पॉवर्टी उसको आज डिस्कस करना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना वीडियो को। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी वीडियोस देख के आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई फोर्सफुल मैं नहीं कह रहा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर कर दोगे तो भाई फ्री है, मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हें भी हर दिन वीडियो मिल जाएगी। और अगर जो बंदे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ ये मेक श्योर कर लेना कि भाई बेल नोटिफिकेशन ऑन है या नहीं है। बस अब ये सब जो बात हो चुकी है, अब हम अपने आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे चैप्टर का नाम है पॉवर्टी, पॉवर्टी इंडिया के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स में से एक है कि हम हर जगह पॉवर्टी को देखते हैं इंडिया में। और इंडिया में अगर हम एक स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से देखें तो कुछ 240 से लेकर 270 मिलियन लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। अब ये पॉवर्टी लाइन क्या है, पॉवर्टी क्या होती है, कौन होते हैं पुअर, इसको ही हम आज डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहला मेरा टॉपिक है व्हाट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? तो पॉवर्टी का अगर सिंपल मतलब देखें तो भाई पॉवर्टी रेफर्स टू अ स्टेट इन विच अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट एबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, हिज और हर बेसिक नीड्स। जो बंदा अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकता, उस स्टेज में हम कहते हैं कि हाँ वो ह्यूमन बीइंग पॉवर्टी के अंदर है। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट मीनिंग होता है पॉवर्टी का कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स को लेके भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को लेके भी हमें कुछ बात कर लेनी चाहिए कि एक्चुअली में एक ह्यूमन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती क्या है। एक ह्यूमन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, फिर आता है हमारा मेडिकल सप्लाईज या मेडिकल सर्विसेज। तो ये सब कुछ हमारी एंड सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये कुछ होते हैं हमारे बेसिक नीड्स। अगर कोई ह्यूमन बीइंग इन सब बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा या फिर इंजॉय नहीं कर पा रहा, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये इंसान पॉवर्टी के अंदर जी रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं कि हु आर पुअर। अब गरीब कौन होते हैं एक्चुअली में, कि हमें ये भी जानना होता है कि भाई कौन लोग गरीब है, कौन लोग अमीर है। तो गरीब अगर हम देखें या फिर हम पुअर का एक रिलेटिव कंसेप्ट देखें तो पुअर मेनली दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं हमारे अर्बन पुअर्स, एक होते हैं हमारे रूरल पुअर्स। क्योंकि इंडिया शहर और गाँव के बीच में एक कोलैबोरेटिव जोग्राफिकल एरिया है, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई अर्बन और रूरल दोनों के पुअर्स को हमें स्टडी करना जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं अपने अर्बन पुअर्स की, तो अर्बन पुअर्स मेनली वो रिक्शा पुलर्स या फिर पुलअप कार्ट्स या फिर जो ठेले पे सब्जी बेचते हैं, हम उन्हीं को मेनली कहते हैं कि हाँ भाई ये लोग अर्बन पुअर्स में आते हैं। तो अर्बन पुअर्स में एक्चुअली में क्या क्राइटेरियाज क्या क्या हैं? सबसे पहले उनके पास अपने कोई एसेट्स नहीं है, पहला। सेकेंड हो गया कि उन लोगों के पास जो घर है वो कच्चा हाउस है, वो ग्रास, बैम्बू, मड, इन सब का बना हुआ है, प्रॉपर ब्रिक या प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड हाउस नहीं है इन लोगों के पास। और जो इन सब में भी एकदम गरीब आते हैं, उनके पास तो ये एक अपने सर के ऊपर छत तक नहीं है, तो ये भी हमारे अर्बन पुअर्स के अंदर ही आते हैं। एंड अर्बन पुअर्स में जो मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन है वो वही है जो कि रूरल इंडिया से अर्बन इंडिया की तरफ आई है, मेनली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो मेजॉरिटी आपको अर्बन में से वही पुअर दिखेंगे। अब जो मेरा सेकंड कैटेगरी है वो है रूरल पुअर्स। अब रूरल पुअर्स में वो मेजॉरिटी के लोग आते हैं जिनके पास लैंड है लेकिन बहुत ही छोटी होल्डिंग्स है, बहुत ही स्मॉल होल्डिंग्स है उनके पास, या फिर अगर हम कहें तो मार्जिनलाइज्ड लेबर्स हैं कि वो किसी और के वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, या फिर लेबर्स या वो एक फार्मर्स जिनके पास अपनी खुद की लैंड तक नहीं है। तो वो मेजॉरिटी की जनरेशन या मेजॉरिटी की पॉपुलेशन हमारी रूरल पुअर के अंदर आती है। और अगर किसी के पास अपनी लैंड है भी, चाहे वो स्मॉल होल्डिंग में, तो उनमें से भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी लैंड ड्राई और वेस्ट लैंड है, मतलब जिसमें कि हम एग्रीकल्चर की कोई भी एक्टिविटी कर ही नहीं सकते, तो उनके लिए वो सोर्स ऑफ इनकम भी हट जाती है। और रूरल पुअर के अंदर कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कि 2 वक्त का खाना भी होना नसीब नहीं हो पाता, कि भाई 2 मील्स अ डे भी वो अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये आते हैं मेरे रूरल पुअर के अंदर। अब अगर हम कैटेगरी के हिसाब से तो हमने देख लिया कि भाई रूरल पुअर्स और अर्बन पुअर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, दोनों लगभग सेम है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम कि या कुछ फीचर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली पॉवर्टी के लोगों के अंदर, जो भी लोग पॉवर्टी में रहते हैं उन सब के ऊपर ये लागू होता है। तो
इन स्पाइट ऑफ कि आप रूरल इंडिया में हो, आप अर्बन इंडिया में हो, आपके ऊपर ये दोनों चीज़ें लागू होंगी। तो क्या वो क्राइटेरियाज या फिर क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे जो कि पुअर या फिर पॉवर्टी के लोगों को दिखाते हैं? कुछ कॉमन क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है हंगर, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन। अब जितने भी आपको पॉवर्टी ड्रिवन या पॉवर्टी से इफेक्टेड लोग दिखेंगे वो सब भूखे होंगे, स्टारवेट कर रहे होंगे एंड मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी में है वो माल न्यूट्रिशन है। कि जितनी भी डेली रिक्वायरमेंट है मेरी न्यूट्रिशन की, उनकी वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हम इंडिया के लिए कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जाए। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर है कि पुअर हेल्थ। अगर भाई आप प्रॉपरली, आपकी बॉडी माल न्यूट्रिशन है, आप हंग्री हो, स्टारवेशन में रह रहे हो, तो इवेंचुअली आपकी जो हेल्थ है वो पुअर होगी ही होगी। कोई इस चीज़ को नहीं डिनाई कर सकता कि अगर आप खाना ढंग से नहीं खा पा रहे तो आपकी हेल्थ भी पुअर होगी, और हेल्थ पुअर होगी तो आपकी डिजीजेस ज़्यादा होंगी, बीमारियां ज़्यादा होंगी और डेथ के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। थर्ड आता है लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज पुअर या फिर पॉवर्टी के लोगों को मिलती भी है, जो पॉवर्टी के बिलो पॉवर्टी हैं उनको मिलती भी हैं, वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट की होती है। कोई नहीं कहता कि, कोई ये कह ही नहीं सकता कि हर किसी को जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो इक्वल लेवल की मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जितना ज़्यादा गरीब है, जितना ज़्यादा पॉवर्टी के अंदर रह रहा है, उसकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही कम हो जाएंगी। जो पॉवर्टी से ऊपर है उसकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेंगी। तो पॉवर्टी ड्रिवन लोगों की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम होती है, बहुत ही लिमिटेड होती हैं, और गिने चुने काम ही ये लोग कर सकते हैं। गिने चुने काम करने का रीज़न सबसे बड़ा यही है क्योंकि इनके पास लैक ऑफ स्किल्स है, प्रॉपर स्किल्स नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, इनको आता नहीं है कोई दूसरा और काम करना, तो ये कुछ गिने चुने काम ही कर सकते हैं। फिर फोर्थ आता है डेट ट्रैप। अब भाई जब ये गिने चुने काम कर सकते हैं इनको और कोई स्किल्स नहीं है, तो कुछ भी नया काम करने के लिए इनको मार्केट से लोन चाहिए। अब लोन बैंक्स तो इनको देंगे नहीं क्योंकि इनको पता ही नहीं कि भाई किस बैंक से कैसे लोन लेना है, कौन सी बैंक इनको हेल्प कर सकती है, तो इनको इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इनको पैसा चाहिए तो ये पैसा लेने के लिए जाते हैं बड़े बड़े मनी लेंडर्स या फिर मनी लॉर्ड्स के पास। अब मनी लॉर्ड्स इनको एक ट्रैप में फंसाते रहते हैं और एक काम के लिए अगर इन्होंने एक काम के लिए लोन लिया, मान लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए लोन लिया, फसल खराब हो गई, तो फिर दोबारा अपने प्रीवियस लोन को चुकाने के लिए इनको नया लोन लेना पड़ता है। तो ऐसे ही करते 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 ये लोग एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस ट्रैप होता है किसी भी पॉवर्टी ड्रिवन इंसान के लिए। मेरा आता है फिफ्थ, वो है जेंडर इनइक्वालिटीज। अब भाई जेंडर इनइक्वालिटीज भी बहुत ज़्यादा होती है हमारी पॉवर्टी के अंदर। घर में पॉवर्टी है, उस घर में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो फीमेल्स हैं उनको पढ़ाया नहीं जाता। अब अगर फीमेल्स नहीं पढ़ेंगी तो भाई उनका एक मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जो है उनकी फैमिली का वो अनएजुकेटेड या फिर इलिटरेट रहेगा। इलिटरेट रहेगा तो स्किल्स कम होंगी, स्किल्स कम होगी तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी, और अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी तो भाई वो पॉवर्टी से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। डायरेक्टली रिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद भी अगर हम कहें तो जो मदरहुड के टाइम में वुमेन्स को लेस केयर दिया जाता है क्योंकि भाई पैसा ही नहीं है तो खर्च कहाँ से करें। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमारी कंट्री की, तो ये सोचने लायक है। तो लास्ट फीचर है या लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है क्योंकि ये चीज़ मुझे हर एक पॉवर्टी ड्रिवन फैमिली में दिखती है या पॉवर्टी ड्रिवन एरिया में दिखती है, वो है कि बिगर फैमिलीज। अब अगर हम देखें जो अबव पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनकी फैमिलीज में मैक्सिमम 4 या 5, इससे ज़्यादा लोग नहीं होते। अगर हम देखें तो मदर, फादर और उनके 2 बच्चे, मैक्सिमम इतने, या फिर 3 बच्चे हो सकते हैं, मैक्सिमम इतने लोग ही होते हैं। लेकिन अगर हम पॉवर्टी ड्रिवन फैमिलीज को देखें वहाँ पे मिनिमम ही 6 या 7 होते हैं, अब मैक्सिमम तो भैया 12-13 तक पहुँच जाते हैं। अब अगर लोग ज़्यादा होंगे, इनकम लिमिटेड है, सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और अगर इनकम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो भाई इंडिविजुअल के पास इनकम बहुत ही कम पहुंचेगी या फिर रिसोर्सेज बहुत कम पहुंचेंगे और ये साइकिल अपना घूमता रहेगा। तो ये कुछ मेरे 6 कॉमन फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि पॉवर्टी के क्या होते हैं, जो आई एम श्योर कि अगर आप भी अपने आसपास देखने जाओ तो इजीली आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हो कि हाँ भाई ये फैमिली है, ये एरिया जो है पॉवर्टी ड्रिवन है, ये एरिया पॉवर्टी ड्रिवन नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। अब हम पॉवर्टी को मेजर कैसे करते हैं, क्योंकि पॉवर्टी को मेजर करना भी जरूरी है। हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये सेक्शन पॉवर्टी के अंदर है, ये सेक्शन पॉवर्टी से बाहर है। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड
मेजर होना चाहिए या फिर एक तरीका होना चाहिए कि जिस हिसाब से हम देख सके कि भाई कैसे हम इनको मेजर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम मेजर्स के हिसाब से देखें तो दो मेजर्स आते हैं मेरे दो मेजर्स आते हैं। सबसे पहला है मेरा रिलेटिव मेजर। पहले रिलेटिव मेजर को समझ लेते हैं कि ये रिलेटिव मेजर होता क्या है। अगर मैं रिलेटिव पॉवर्टी को देखूं तो उसका मीनिंग होता है कि जब हम किसी एक इंसान की पॉवर्टी से किसी दूसरे इंसान की पॉवर्टी को कंपेयर करते हैं या फिर रिलेटिवली चेक करते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल ये होता है कि राम इज रिलेटिवली पुअर देन श्याम। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या निकल के आता है मेरे लिए, क्यों हम इसको यूज करते हैं? इसका इंपॉर्टेंस यही है कि मुझे इजीली पता चल जाता है कि हाँ भाई इसके कंपैरिजन में समबडी के कंपैरिजन में समबडी कितना ज्यादा पुअर है या फिर कौन कितना ज्यादा पॉवर्टी के अंदर है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि हम सिर्फ रिलेटिवली देखते हैं कि हाँ भाई इसके रिलेशन में ये इतना पुअर है। अगर हम देखें राम के रिलेशन में श्याम रिलेटिवली इतना ज्यादा पुअर है, समथिंग अमाउंट वो ज्यादा पुअर है, जो कि इनकम हायरार्की के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन हम ये चीज कंसीडर नहीं करते कि वो जो इंसान है वो पुअर, वो कितना ज्यादा पुअर है, वो एक्चुअली में वो इंसान है। अगर हम यहाँ पे श्याम की बात करें तो श्याम कितना ज्यादा पुअर है या फिर उसको बेसिक फैसिलिटीज से वो कितना ज्यादा डिप्राइव्ड है, मतलब उसको कितनी कम बेसिक फैसिलिटीज मिल रही है। हम इस चीज को कंसीडर करते ही नहीं है अपने रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर। ठीक है, अब जो मेरा सेकंड तरीका आता है या सेकंड मेजर है वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी में मेनली ये देखा जाता है कि हमारी पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज पॉवर्टी के अंदर है, फिर टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है कंट्री के अंदर जो कि पॉवर्टी ड्रिवन है या फिर पॉवर्टी में इफेक्टेड है। ड्रिवन बोलना थोड़ा सा गलत वर्ड हो गया, कि जो पॉवर्टी से इफेक्टेड है। तो हम ये देखते हैं अपने एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हाइपोथेटिकली देखते हैं कि 22% ऑफ द पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो पॉवर्टी से इफेक्टेड है। ये एक एग्जांपल हो सकता है कि हाँ भाई हमारी कंट्री का जो 22% का जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी से इफेक्टेड है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो सकता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी मेजॉरिटी जो इंपॉर्टेंस या फिर मेन जो इंपॉर्टेंस होती है वो थोड़ी सी डेवलपिंग जो कंट्री है, जैसे कि इंडिया है, अपनी कंट्री है जैसे, जो कि डेवलपिंग है, अभी भी डेवलप नहीं हुई है, उसके लिए बहुत यूजफुल है अगर आप मेजर करना चाहते हो पॉवर्टी को, कि आपको एक नंबर मिल जाता है कि हाँ भाई इतने परसेंट लोग पुअर हैं, तो इन सब लोगों के लिए हमें फैसिलिटीज लानी चाहिए। ठीक है, अब भैया हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी की भी कुछ लिमिटेशंस है कि ये सिर्फ एक हमें नंबर बता देता है कि हाँ भैया इतने परसेंट लोग पुअर हैं। अब हमें एक्चुअली में ये नहीं पता होता कि कौन कितना ज्यादा पुअर है, कौन वेरी पुअर है, कौन मॉडरेटली पुअर है, कौन जस्ट सरफेस लेवल पुअर है। तो हमें ये नहीं पता चल पाता। तो उसी को पता करने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका देखना पड़ता है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर एक पॉवर्टी लाइन सेट कर देते हैं कि हाँ भैया इसके नीचे जो भी लोग आएंगे वो सारे पुअर हैं, इसके ऊपर जो भी लोग हैं वो सारे अबव पॉवर्टी के हैं। और एक और जो लिमिटेशन है कि हम जो सोशल फैक्टर्स या फिर जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि इलिटरेसी हो गया, इल हेल्थ हो गया, लैक ऑफ रिसोर्सेज हो गया, डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद अगर हम कहें तो सिविल या फिर पॉलिटिकल फ्रीडम का लैक हो गया, तो हम इन सब चीज़ों को अपनी एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर कंसिडर ही नहीं करते। तो ये भी कंसिडर हमारे लिए करना ज़रूरी है कि हाँ भैया कि एब्सोल्यूट फ्रीडम, अगर हम किसी को पॉवर्टी से अफेक्टेड कह रहे हैं तो कितना ज़्यादा अफेक्टेड है, वो किस कैटेगरी ऑफ पुअर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये तो थे मेरे दो मेजर्स, जो कि है रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हमने उसको भी समझ लिया। अगर समझ नहीं आया तो भाई वीडियो को दोबारा से देख लेना, इस पॉइंट से इस टॉपिक को दोबारा देख लेना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और अगर तब भी समझ नहीं आया तो कमेंट डाउन बिलो कि भाई समझ नहीं आया है सर, थोड़ा बेटर तरह से समझाओ, मैं अलग से इसकी एक वीडियो बना दूंगा। तो एक छोटा सा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा निकल के, वो है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी प्री इंडिपेंडेंस एरा और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कैसा कैसा हो रहा है। क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस एरा में अलग तरह से पॉवर्टी देखी जाती थी और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से अलग तरह से पॉवर्टी देखी जाती है। और हमें ये पता है, हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स में उसके बाद बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है उसका वो स्टार्ट हुआ था 1950 से एंड हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में। तो एक बहुत बड़ा वो पॉइंट था हमारे लिए, इसलिए हम दो अलग अलग स्पेक्ट्रम में देखते हैं अपनी पॉवर्टी की लाइन को, कि इंडिपेंडेंस से पहले हम कैसे मेजर करते थे, इंडिपेंडेंस के बाद हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अगर हम अपनी प्री इंडिपेंडेंट एरा या फिर प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के हिसाब से देखें तो
दादा भाई नायरोजे सबसे पहले इंडिविजुअल थे या इंडियन थे जिन्होंने एक पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट जो लेके आए और उन्होंने अपने कंसेप्ट को नाम दिया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग में एक्चुअली में था कि एक इंसान जो अगर प्रिजनर है या फिर जेल में है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है फूड को लेकर, फूड कंजम्पशन को लेकर, उसके हिसाब से हम लोग पॉवर्टी की लाइन को डिस्कस करते थे कि हाँ भाई एक जो जेल में है उसके लिए कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी चीज़ को लेके। अगर हम मेनली फूड को लेके बात करें तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट डेली कैलोरीज की कितनी होगी, तो उस कंसेप्ट को लेके आए और इस कंसेप्ट को हमने प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। ये जो कंसेप्ट है इसको जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इसलिए दिया गया था क्योंकि एक जेलर या फिर एक जेल में जो प्रिजनर है वो सोसाइटी से एकदम ही डिप्राइव्ड है, उसको हमने सोसाइटी से बिल्कुल ही बाहर निकाल रखा है एंड उसके कंजम्पशन के ऊपर मुझे कितना खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि एक प्रिजनर की कंजम्पशन के ऊपर भी खर्चा होता है गवर्नमेंट का, तो उसकी एक इंडिविजुअल प्रिजनर की कंजम्पशन पे कितना ज़्यादा रुपीस खर्चे हो रहे हैं, तो उसी को देखा जाता है मेनली इस जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के कंसेप्ट के अंदर। तो अगर हम वेटेड एवरेज निकाले प्रॉपर कंजम्पशन का या फिर अगर हम देखते हैं दादा भाई नायरोजे के हिसाब से जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो कंसेप्ट है उसमें उन्होंने पॉपुलेशन को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि 1/3 ऑफ द जो पॉपुलेशन है हमारी वो चिल्ड्रंस हैं, वो बच्चे हैं, बाकी जो 2/3 है वो हमारे एडल्ट है जो कि एक प्रॉपर एडल्ट जितना कंज्यूम तो करेंगे ही करेंगे। अगर हम अपने बच्चों चिल्ड्रंस की बात करें जो कि 1/3 है, उसमें से 50% या फिर 1/6 जो बच्चे हैं वो लगभग नील डाइट या फिर नो डाइट ले रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं ले रहे या फिर वो मदर के मिल्क के ऊपर ही हैं। बाकी जो 50% है, जो बाकी 1/6 है 1/3 में से, वो एक एडल्ट जितना कंज्यूम कर रहे हैं या फिर एक एडल्ट जितना भी ना हो लेकिन हाफ एडल्ट जितना कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रॉपर फूड को। तो इसके हिसाब से जो उन्होंने पूरा फॉर्मूला निकाला था वो था कि जो 1/6 इंटू नील डाइट जो कि पहले मेरे हाफ बच्चे हैं, प्लस 1/6 इंटू हाफ डाइट जो कि मेरे बच्चे हैं लेकिन वो प्रॉपर अडल्ट जितना कंज्यूम नहीं कर रहे, वो अडल्ट से थोड़ा कम ही कंज्यूम कर रहे हैं, फिर आधा कंज्यूम कर रहे हैं। फिर उसमें ऐड कर देना है मेरे को 2/3 जो कि मेरी बाकी पॉपुलेशन है कंट्री की, 2/3 इंटू फुल डाइट, मतलब 1, अगर हमने फुल डाइट को 1 मान लिया तो जैसे हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं आगे तो एंड में मेरा निकल के आता है कि 3/4, कि 3/4 जो है वो उतना मेरा वेटेड एवरेज है। अगर 4 लोग हैं, अगर मेरे 4 लोग हैं इकोनॉमी के अंदर तो कम से कम 3 पार्ट जितना खाना तो कंज्यूम होगा ही होगा। अब उसकी अमाउंट कितनी होगी वो उन्होंने अलग फर्दर कैलकुलेशन में निकाला था। अगर इसके बारे में किसी को डिटेल में स्टडी करना है तो गूगल कर लेना भाई, वहाँ पे डिटेल में पता चल जाएगा कि ये कैसे इसको यूज़ किया गया, कब कब यूज़ किया गया, तो वहाँ इजीली पता चल जाएगा आप लोगों को। अब अगर हम अपने पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की तरफ आते हैं तो वहाँ पे कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे, कई सारे तरीके लाए गए थे, कई सारे स्टेप्स लिए गए थे या फिर कई सारी कमिटीज़ बनाई गई थी जिन्होंने पॉवर्टी लाइन या फिर कितने नंबर ऑफ पॉवर्टी के इफेक्टेड लोग हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए एक प्रॉपर स्टडी हर बार होती रही है। सबसे 1962 में प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप बनाया इसी नंबर को चेक करने के लिए। फिर 1979 में टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, इस कमेटी को भी बनाया गया 1979 में। फिर 1989 में आते आते एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया जिसका भी यही काम था कि कितने लोग पॉवर्टी से इफेक्टेड हैं उसको कैलकुलेट करना। इसके अलावा भी कई सारे हमारे इकोनॉमिस्ट थे जो सिंगल इकोनॉमिस्ट या फिर इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी अपने हिसाब से इस मैकेनिज्म को फाइंड आउट करने की कोशिश करी। तो कई लोगों ने इसके ऊपर ट्राई किया और अलग अलग अपने अपने रिपोर्ट्स बनाई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, सिर्फ इतना ही रखेंगे आज के लिए। अब इसके नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आगे इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे एंड एक जरा समरी देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने एक्चुअली में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि भाई पॉवर्टी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं किसी भी इंसान की। फिर हमने देखा कि पॉवर्टी होती कैसी है। अगर हम देखें अगर हम टॉपिक के नाम के हिसाब से देखें तो हु आर पुअर, कि गरीब एक्चुअली में कौन है। तो हमने ये भी देखा, गरीब से हमें पता चला कि भाई 2 तरह के गरीब हैं, एक ये 2 तरह के पुअर हैं, एक है आपके रूरल पुअर्स और एक है अर्बन पुअर्स। अर्बन पुअर्स की अपनी कुछ कैटेगरीज हैं, अपने कुछ क्राइटेरियाज हैं, अपने कुछ अलग स्टैंडर्ड्स हैं।
रूरल पुअर के अपने कुछ टाइप्स हैं कि हाँ भाई इन्हीं टाइप्स को हम रूरल पुअर कहते हैं। फिर हमने एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखा कि हर पॉवर्टी अफेक्टेड ह्यूमन बीइंग में ये कुछ कॉमन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ही होंगी। सबसे पहला था हंगर, स्टार्वेशन, मालन्यूट्रिशन, फिर था पुअर हेल्थ, फिर था लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, फिर था मेरा डेट ट्रैप, उसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी एंड लास्ट था मेरा बिगर फैमिलीज। ये थे। फिर हमने देखा कि भाई पॉवर्टी के मेजर्स क्या क्या हैं, कैसे हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं। हमने 2 तरह के मेजर्स पढ़े, एक है रिलेटिव पॉवर्टी, एक था मेरा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। उसके बाद हमने मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी प्री इंडिपेंडेंट इंडिया और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी जाना कि कैसे कैसे होता था पहले, कैसे होता है अभी, हमने ये भी जाना। ठीक है, एंड आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो मैंने दोबारा कहा है, कमेंट डाउन बिलो, मैं इस सेक्शन तक की वीडियो में दोबारा बना दूंगा। ठीक है, एंड आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा, तभी भाई कोई कह सकता है कि भाई मुझे वीडियो समझ नहीं आई है। ठीक है, तो अगर आप एंड तक पहुंच गए हो तो लाइक कर देना वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। वैसे सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर ही है। अगर आपको लगता है कि मैं वैल्यू दे पा रहा हूँ जितनी आपको चाहिए तो करना, अगर आपको लगता है कि नहीं वैल्यू नहीं मिल रही तो करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो भाई फ्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा अगर हमें आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है मेरे साथ, अगर तुम्हें डायरेक्ट कनेक्ट करना है मेरे साथ तो भाई मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक उन सब की लिंक्स भी नीचे प्रोवाइड की गई है, जाके फॉलो कर लेना। थोड़ी बहुत वहाँ पे भी फॉलोइंग बढ़ा दो मेरी। एंड बस इतना ही है कि अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, यू ऑल कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इफ यू पुट योर टाइम एंड एफर्ट to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.